नुमिस्मेटिक, मुद्रा शास्त्र, ये बहुत अलग अलग सब्जेक्ट। फिर भी मैं थोड़े से सिक्कों के बारे में जानकारी दे दूंगा। मैंने आपसे पहले बोला था कि सिक्के इतिहास को जोड़ने की एक बहुत बड़ी कड़ी है, बहुत बड़ी कड़ी, क्योंकि सिक्का एक रिटर्न एविडेंस है और सिक्के पर उस काल का प्रतिबिंब होता है, यानी को आईना है कि आप उसको अगर देखोगे तो आपको हर चीज वो सिक्के में दिखाई देगी। कुछ सिक्कों के बारे में, मैं बहुत सिक्कों के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सिक्कों के बारे में आपसे जरूर डिस्कस करूंगा यहाँ पे। कि जब अलेक्जेंडर सिकंदर भारत में आया था, तो ये सभी की होती है कि जो राजा दूसरे देश में या दूसरे प्रदेश में जाते थे तो अपनी टकसाल साथ में लेके जाते थे, क्योंकि उनको अगर वहाँ पैसे की जरूरत है तो वो तो युद्ध करने जा रहे हैं, उनको कौन पैसा देगा, उनको खाना कौन देगा, उनको दाल चावल खरीदने का, तो उनकी जो टकसाल है उनके साथ चलती थी हमेशा। अच्छा। अलेक्जेंडर का कहीं पोर्ट्रेट नहीं है, अलेक्जेंडर को किसी ने देखा नहीं, लेकिन अलेक्जेंडर का इंडो ग्रीक का जो कॉइन है उस पे अलेक्जेंडर का पोर्ट्रेट बना हुआ, उस पे ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है बेसिलियस बेसिलियन अलेक्जेंड्रो, यानी जिसको महाराजा धीराज तो बेसिलियस बोलते थे, बेसिलियस बेसिलियन, और उसमें अलेक्जेंडर का बस्ट बना हुआ है। तो अलेक्जेंडर का पहनने का जो ऊपर का राजमुकुट कैसा था, अलेक्जेंडर देखने में कैसा था, अगर वो पोर्ट्रेट कॉइन नहीं होगा तो हम ये नहीं बता सकते कि वो देखने में कैसा था। वो कॉइन पे अलेक्जेंडर की जो नोज है एकदम नुकीली है, उसकी आंखों में एकदम गहराइयां हैं, उसका जो ये पोर्शन है ये बिल्कुल इतना परफेक्ट निकला हुआ है। क्योंकि मैं बाकी पोर्ट्रेट कॉइन के बारे में बताऊंगा तो आपको ध्यान में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो अगर वो कॉइन नहीं मिला रहता तो शायद हम ये अंदाज नहीं लगा रहे थे कि अलेक्जेंडर कैसा है। ऐसे ही सातवाहन काल में सातवाहन के पोर्ट्रेट कॉइन मिलते हैं, जिनके काल में विजय गुफा का हुआ है, काफी निर्माण हुआ है। उनके कॉइन पे, उनके बस्ट में उनका जो फेस है, ओठ एकदम बाहर निकले हुए, उनके कान एकदम लंबे लंबे हुए, और कान में उन्होंने जो कुंडल पहना है वो एंकर का पहना हुआ है। एंकर, एंकर अच्छा। यानी जो बड़े बड़े नाव में हम नाव रोकने के लिए एंकर डालते हैं वो। उनके हेयर स्टाइल और उसके ऊपर वो क्या पहनते थे उस टाइप का एक हेलमेट। हम दावे से बता सकते हैं कि सातवाहन का जो राजपाट था वो पूरा कोस्टल एरिया में था, और इतिहास में उनके बारे में लिखा हुआ है कि सातवाहन राजाओं के घोड़ों ने 7 समुद्र का पानी पिया है। अच्छा। समुद्र आ गया, मैं जो बात बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से दीजिए जी। तो यानी उनकी जो प्रभुता थी वो समुद्रों पे थी। उनके कॉइन पे जहाज का भी अंकन है जी। और उन्होंने जो कान में एंकर पहना है वो ये दर्शाता है कि हमारी सत्ता, हमारा एंकर जो भी है, हम समुद्री तट पे राज करने वाले जी। तो बहुत सारे सिक्कों को देख के जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके सिक्कों पे, जैसे इनके सिक्कों पे ग्रीक लिखा है, उनके सिक्कों पे तेलुगु लिपि में तेलुगु लिखी हुई है उनके सिक्कों में। तो उनका राज अभी भी कोस्टल से इलाके की हमारे इलाके तक। अच्छा। तो सिक्कों पे बहुत सारी जो चीजें है ना कि वो दर्शाती है उस समय के कार्यकाल को। जी। जैसे हमारे यहाँ पर कुषाण डायनेस्टी आई स्टार्टिंग में, पहले तो अगर हम बात करेंगे तो मौर्य आए। पहले हमारे यहाँ 16 जनपद थे, काशी, कौशल, मगध, पांचाल, लू, चैन, सूर, अंग, वल, मत्स्य, ऐसे बहुत सारे 16 जनपद थे। लेकिन 16 जनपद में जो सबसे पावरफुल जनपद था वो मगध था, और मगध वालों ने सबको जीत के महाजनपद बना लिया। उनका क्वाइनेज वहां से हमारे क्वाइन की शुरुआत होती है, और वो सिर्फ चांदी के टुकड़ों पे सिर्फ अपना मार्क लगाते थे। अच्छा। और हर जनपद के मार्क अलग रहते थे, और सिर्फ चांदी के मामूली टुकड़ों पे उसको उस समय हमारी करेंसी के रूप में, अगर हम कहें कि हमारे हिंदुस्तान की अगर जो पहली करेंसी लेवान देवान में बार्टर सिस्टम में सिक्कों के माध्यम से, तो वो मौर्य पीरियड के, मगध पीरियड में वो पंच मार्क है। उसको पंच इसीलिए बोलते हैं कि हम उसको
पंच करके यानी उस पे जी चांदी के टुकड़े पे पंच मार के उसको बनाते थे। जी जी। और उस जमाने में उस करेंसी का नाम था करशापन। अच्छा। अभी करशापन नाम कहां से आया? कर्श यानी बीज, पन यानी तौलना, करशापन, तो उन्होंने उसका नाम करशापन दिया। उसमें गांधार भी था, गांधार भी उस समय का जनपद था। फिर हमारी जो बहुत सारे, जैसे आज हमारी करेंसी है ना, हमारी करेंसी आज जो रुपया है, तो ये सोचिए ना कि रुपया के पहले क्या चलता था हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ रुपया के पहले चलता था मौर्य काल से करशापन बोलते थे, पर्ण बोलते थे, निष्क बोलते थे, पाद बोलते थे, शतमान बोलते थे, दहलीवाल बोलते थे। अच्छा। और धीरे धीरे सरकते सरकते जब, और सबसे बड़ी बात, सोने के सिक्कों को दिनार बोला जाता है। जी। दिनार। कुषाण डायनेस्टी जब हमारे हिंदुस्तान में स्टैब्लिश्ड हुई, तो कुषाण डायनेस्टी के जो महाप्रतापी राजा थे, ये सब चीन के तरफ से आए। लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान में आने के बाद में अगर राज करने का उन्होंने सबसे अच्छा तरीका ये ढूंढा, उन्होंने शैव धर्म को अपना लिया। क्योंकि हमारी संस्कृति को जो प्यार करेगा, जो हमारी संस्कृति को मानेगा, हम उसी को राजा मानेंगे। ये उनके सोच में था। वो लोग आए, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में राज्य स्थापित किया अपने, और शैव धर्म को अपनाया। और उन्होंने सबसे पहले सोने का सिक्का, हिंदुस्तान का जो सबसे पहले का सोने का सिक्का था, वो कुषाण राजा थे विम कैटफिसस। तो उन्होंने एक तरफ अपना चेहरा बनवाया और पीछे में नंदी, शिव और त्रिशूल लेके खड़े हुए, और उन्होंने अपनी उपाधि उसमें उस जमाने में लिखवाई। उसने उन्होंने अपनी उपाधि राजस महाराजस विम कैटफिसस ईश्वरस महेश्वरस, यानी वो अपने आप को एक ईश्वर का और महेश का अवतार मान के वो राज करेंगे। और उन्होंने अपने सिक्कों पे पहली बार, हिंदुस्तान के पहली बार सिक्कों पे भगवान शिव का अंकन आया उनके कारण। वहां से सोने के सिक्के की शुरुआत हुई। और सभी को मालूम है कि हमारे हिंदुस्तान को एक जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया वाला जो हमारा समय है, हमारा पीरियड है, वो गुप्त साम्राज्य का है जी। 4th सेंचुरी में हमारे हिंदुस्तान को सभी लोगों ने कहा कि अरे ये तो सोने की चिड़िया। उसका कारण था सोने की चिड़िया बोल। जी जी। चंद्रगुप्त, देखिए एक बार फिर से बताऊं, इतिहास में बहुत सारे नाम रिपीट होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अलग थे, उनसे कोई लेना देना नहीं गुप्त साम्राज्य का। ये जो चंद्रगुप्त थे, ये समुद्रगुप्त के लड़के थे। और समुद्रगुप्त महाप्रतापी राजा थे गुप्त डायनेस्टी के, कि जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ कराया। उसका प्रमाण उनके सिक्कों पे है। आपने सबने देखा होगा कि हमें अश्वमेघ शब्द कहां से समझ में आता है? रामायण से। लौ कुश ने घोड़ा रोका था, राम ने जो अश्वमेघ किया था, वो काल का के बाद में अश्वमेघ का सबसे बड़ा प्रमाण समुद्रगुप्त के काल में उनके सिक्कों पे अश्वमेघ का घोड़ा बना हुआ है, युग बना हुआ है, पूजा हो रही है। और उन्होंने उस पर एक लेख खुदवाया, अश्वमेघ पराक्रमः। यानी रामायण काल है कि नहीं, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन अश्वमेघ यज्ञ होता था और कालांतर में हुआ, वो भी राजा समुद्रगुप्त के काल में। और समुद्रगुप्त के काल में जो न्यूमिस्मेटिक के क्षेत्र में सबसे खूबसूरत कॉइन मिंट हुए, जिसको हम एक आर्ट के रूप में देखते हैं, वो गुप्त डायनेस्टी के इसमें है। कि राजा कैसा होना चाहिए? राजा संगीतज्ञ होना चाहिए। तो उन्होंने समुद्रगुप्त के हाथ में वीणा देके कॉइन निकाला है। फिर राजा अच्छा बलशाली होना, तो जैसे वो 6 पैक करके हम लोग फोटो खिंचवाते हैं ना, वो जो बॉडी बिल्डर होते हैं, उस तरीके का चंद्रगुप्त द्वितीय ने कॉइन निकाला कि उसमें उसके 6 पैक दिख रहा है और वो इतना बलशाली दिखा रहा है अपने आप। फिर उसके बाद में शेर का और सिंह का शिकार करते हुए। तो ऐसे सिक्के सिर्फ गुप्त साम्राज्य में ही बने। और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सोने के सिक्के का जो काल था, वो गुप्त साम्राज्य का था, जिसको हमें गुप्त साम्राज्य को सोने की चिड़िया, हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया उस नाम से जाना जाता है। जी जी जी। और एक सिक्के का मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग सिक्का है, आपने सभी ने रजिया सुल्तान का नाम सुना होगा।
जी। सल्तनत पीरियड था। इसके पिताजी का नाम अल्तमश था। हम्म। तो उन्होंने अपने बेटी को अपना राजपाट देख के उसका राजपाट कर दिया, हम्म। अपने बेटों को नहीं दिया और उसने रजिया को बैठा दिया। तो रजिया सुल्तान के सिक्के मिलते हैं। हम्म। सिक्कों पे, सल्तनत के सिक्कों पे ऐसा है कि पहले एक तरफ 4 खलीफा के नाम लिखे होते हैं, हम्म। जो उनके जो मेन खलीफा थे, जो मोहम्मद साहब के करीबी थे, उनके नाम होते हैं और पीछे में वो किंग का नाम होता है। तो रजिया ने लिखा है कि रजिया इब्न अल्तमश, यानी अल्तमश की लड़की रजिया। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कई रानियों ने राज किया, लेकिन उसके एक भी सिक्के नहीं मिलते। जैसे रानी दुर्गावती ने राज किया, उसने अकबर से लोहा लिया, उसका नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। झांसी के रानी ने ब्रिटिश पीरियड में इतना राज किया, झांसी का राज के लिए हम इतना, झांसी के रानी को इतना महत्व है, उसके सिक्के हमें कभी प्राप्त नहीं हुए। कोई भी रानी के सिक्के कहीं प्राप्ति नहीं हुए सिवाय रजिया को छोड़। लेकिन मुगल डायनेस्टी में एक ऐसी लेडी, एक ऐसी हाउसवाइफ आई, हाउसवाइफ ने अपना नाम मुगल डायनेस्टी के सिक्कों पे अंकित करके मुगल न्यूमिस्मेटिक में एक क्रांति मचा दी। लेडी का नाम था नूरजहां। अच्छा। जो जहांगीर की वाइफ थी वो। अच्छा। ऐसा इतिहास में कहीं नहीं है कि जो राजा है उसने अपने औरत के नाम से सिक्के छाप दिया। कहीं नहीं मिलेगा। पूरा इतिहास पढ़ लिए, पूरी डायनेस्टी पढ़ लिए, कहीं भी नहीं है। मैं इवन बता रहा हूं, अहिल्याबाई होलकर इंदौर की रानी थी, उनके भी सिक्के हैं, लेकिन उनके सिक्के इन द नेम ऑफ शाह आलम टू। उस समय दिल्ली में बादशाह शाह आलम टू के नाम से जो सिक्के चलते थे, ब्रिटिश लोगों ने भी 1835 तक मुगलों के ही सिक्के का अनुसरण किया इन द नेम ऑफ। और बस हम पहचानते कैसे हैं कि इंदौर के सिक्कों पे जर्ब लिखा होता है, महेश्वर। जर्ब यानी मिंट, उर्दू में मिंट को जर्ब कहा जाता है। तो उसपे शिवलिंग का एक पंच आता है और पीपल के पत्ते आते हैं, इसीलिए हम उसको पहचानते हैं कि वो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर के सिक्के। लेकिन नूरजहां के सिक्के मुगल डायनेस्टी में, क्योंकि देखिए मुगल डायनेस्टी ने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राज किया। यानी अगर हम बादशाह का नाम लेंगे तो मुगल बादशाह को ही बादशाह कहा जाता था। तो इनकी परंपरा ऐसी थी कि जैसे बाबर से हम मुगल को गिनते हैं। बाबर आए, फिर उसके बाद में हुमायूं आए, फिर अकबर आए, फिर जहांगीर आए, फिर जहांगीर और शाहजहां आए, औरंगजेब आए। इनकी एक खासियत होती थी कि मैंने आपको जितने नाम बताए, ये एक भी उनका ओरिजिनल नाम नहीं है। जैसे बाबर का नाम था जहीरुद्दीन, उसने बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा था। खुतबा यानी मस्जिद में जाते हैं और नमाज के एक प्रथा है, मुगलों में एक प्रथा थी कि वो राजपाट सिंहासन पे बैठने के पहले वो एक उपाधि धारण करते थे, यानी अपने आप को खुद महामंडित करते थे। तो जहीरुद्दीन ने अपना नाम रखा बाबर। फारसी में अगर कुछ लोग बैठे होंगे तो आप सर्च कीजिएगा। बाबर मीन्स टाइगर, वाघ जिसको हम बोलते हैं। हाँ, उसका जो लड़का था हुमायूं, हुमायूं का नाम नसरुद्दीन, हुमायूं का नाम था। लेकिन उसका कैसा था कि वो जब पदवी जब धारण किया तो उसने, जो हुमायूं आप देखोगे तो हुमायूं को शुभ यानी मुबारक। लेकिन उसके बाद जब अकबर आए तो उनका नाम था जलालुद्दीन। उन्होंने अपने आप को अकबर बना लिया। अकबर का अगर देखोगे तो महान, श्रेष्ठ, उसका मतलब ही है। फिर जहांगीर आए, उनका नाम था नूरुद्दीन, उन्होंने नाम के आगे फिर अपना जहांगीर लिया। जहांगीर यानी विश्व विजेता, यानी मैं विश्व का विजेता हूँ। शाहजहां, पूरे जहां का राजा हूं। तो ये अपने नाम का खुतबा पढ़ के महामंडित करते थे, क्योंकि उनको जरूरी था। जहांगीर की शादी होने के बाद, क्योंकि जहांगीर एक हिंदू रानी से पैदा हुआ, मैं आपको एक चीज स्पष्ट बता दूं कि उसकी मां का नाम जोधाबाई नहीं था। अकबर की वाइफ का नाम जोधाबाई था ही नहीं। मैं दावे से बोलता हूं कि आप कोई भी इतिहास की किताब, रिनाउंड, जिसको मैं रिनाउंड शब्द हो रहा हूं, उनकी आप कोई भी पुरानी किताब पढ़िए, उसमें आपको जोधा जो थी वो जहांगीर की वाइफ के नाम से मिलेगी। अकबर की वाइफ का नाम, वो हिंदू थी।
बाद में उसको मरियम उज्जमानी का दर्जा दिया गया था क्योंकि वो मेन वाइफ होने के कारण। पूरे इतिहास में हम भले जो फिल्म महामंडित करते हैं जोधा अकबर की लव स्टोरी, ये स्टोरी, वो जहांगीर की अनारकली इतिहास में है ही नहीं, वो काल्पनिक है। तो हिंदू वाइफ से था जहांगीर। उसने अपने कार्यकाल में बहुत सारे जो सिक्के बनाया वो इस्लाम धर्म के खिलाफ के बनाए। उसने बहुत सारे पोर्ट्रेट कॉइन बना दिए, क्योंकि देखिए मुस्लिम में बुत परस्ती नहीं होती है, यानी बुद्ध की पूजा नहीं की जाती है, अपना खुद का फोटो नहीं होना चाहिए, आप खुद के फोटो को आप राजा डिक्लेयर करके लोग, वो सब चीजें नहीं थी। जहांगीर के कार्यकाल में मुगल न्यूमिस्मेटिक सबसे ज्यादा प्रचलन हुआ, क्योंकि अपने सिक्कों पे उसने कपलेट यानी दोहे लिखवाए। राशि चक्र के बहुत सारे सिक्के उन्होंने बनाया, उसकी जो राशि थी वो मेष थी, मेष में सिंह को दर्शाया उसने। तो बहुत सारे उसने सिक्के ऐसे बनवाए जो इस्लाम